141 ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल। जब अर्जुन ने यूहे को देखा तो वह खातों को देख रही थी। हो सकता है कि वह महीने की कमाई देख रही हो या सिर्फ उस दिन की। पैरों की आहट सुनकर यूहे ने सिर उठाया और अर्जुन को देखा। उसकी सुंदर आंखें मुस्कान से भरी थीं जैसे उसने कहा, तुम वापस आ गए। वह खुशी छिपाई नहीं जा सकती थी। यू बहन व्यस्त लग रही हैं। शायद मुझे किसी और दिन आना चाहिए। हालांकि अर्जुन ने कहा कि उसे किसी और दिन आना चाहिए, लेकिन उसके पैर उसे यूहे की ओर ले जा रहे थे। वापस आते ही शरारतें शुरू। ठीक है मेरे प्यारे व्यस्त आदमी, इस बहन का शुक्रिया कि तुम मुझसे मिलने आए। यूहे हंसी और अर्जुन के लिए चाय का कप डाला। तुम यूहे सराय की मालकिन हो। देखो तुम अब कितनी व्यस्त हो। यूहे सराय अब दूर दूर तक जानी जाती है। यू बहन को वास्तव में दोनों यश और धन मिल गए हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला और यूहे से चाय का कप लिया। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम कभी भी हमारी यूहे सराय को बंद करवा सकते हो। मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। वर्तमान ग्राहक सब काली मछली और ऑल एस्पेक्ट नॉरिशमेंट सूप के पीछे हैं। एक बार जब तुम चले जाओगे या काली मछली और कछुए खत्म हो जाएंगे तो मेरी यूहे सराय तुरंत बंद हो जाएगी। यूहे मुस्कुराए और अर्जुन के सामने वाली सीट ली। अर्जुन दंग रह गया। अगले साल जब वह स्काईस्वॉर्ड सेक्ट जाने वाला था तो वह काली मछली और कछुओं की आपूर्ति जारी नहीं रख पाएगा। हालांकि यूहे सराय ने इस अवधि के दौरान काफी कमाई की थी, लेकिन एक बार काली मछली और कछुए नहीं रहेंगे तो ग्राहकों का आधार बहुत कम हो जाएगा और इससे दुकान बंद होने तक की नौबत आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उसने यूहे के लिए परेशानी खड़ी कर दी होती। अर्जुन को खाली जगह घूरते देखकर यूहे मुस्कुराए और उसने अर्जुन के सामने अपनी पतली उंगलियां घुमाईं। तुम खोए क्यों हुए हो? इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। वह अच्छा है, अन्यथा अगर तुम रोती और मुझे जाने नहीं देती तो मुझे परेशानी होती। तुम बेशर्म हो। रोना और तुम्हें न जाने देना, इसका क्या मतलब है? यूहे ने आंखें घुमाई और मनमोहक ढंग से कहा। इसके बाद यूहे ने बहुत हिचकिचाहट के बाद पूछा, क्या तुम फिर से जा रहे हो? क्या ये बहुत लंबे समय के लिए होगा? नए साल के बाद मैं शायद जा रहा हूँ। चिंता मत करो, शायद तब तक कोई और रास्ता निकल आए। सब कुछ अच्छा होगा। अर्जुन ने सिर उठाया और यूहे के अस्वाभाविक उदास चेहरे को देखा। तुम नए साल के बाद जा रहे हो? क्या ये बहुत लंबे समय के लिए होगा? यूहे शायद नहीं जानती थी कि उसके स्वर में लगाव और अनिच्छा थी। अपने सामने खड़ी शानदार बहन को देखते हुए उसने उनके बीच की जटिल भावनाओं के बारे में सोचा। उसने उनकी पहली मुलाकात को याद किया, जो बहुत मनमोहक थी। वह गोलमटोल और सेक्सी काया, वह परिपक्व और सुसंयत सुंदर चेहरा, और वह आकर्षक दृश्य जो उस पहली बार हुआ था जब उसने उसे लड़के बुलाया था। पता नहीं, मैं साल में एक बार आ सकता हूँ, शायद 3-5 साल में। अर्जुन ने अकेले स्काईस्वॉर्ड सेक्ट जाने के विचार के बारे में सोचा। कैंगलांग देश बहुत दूर था। अर्जुन पूरे शर्मा कुल को कैंगलांग देश में स्थानांतरित करना चाहता था, लेकिन उसने अभी तक इसके लिए कोई योजना अंतिम रूप नहीं दी थी। ओह, लगता है कि अब मेरे लिए तुम्हारा पीछा करना मुश्किल होगा। तुमने अपने पंख फैला लिए हैं और जल्द ही आकाश में उड़ान भरोगे। एकमात्र सवाल यह है कि क्या तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हारी एक ऐसी बहन है जैसी मैं? यूहे मुस्कुराकर बोली। हालांकि यूहे मुस्कुरा रही थी, लेकिन अर्जुन को अभी भी पता चल गया कि उसकी मुस्कान में एक तनाव था। जब उसने यूहे के शब्द सुने तो अर्जुन मुस्कुराया और यूहे के सिर को छुआ। युवती, इतना क्यों सोच रही हो? क्या तुम वाकई अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हो? क्या तुम ज़ियांतियन नहीं पहुंचना चाहती? क्या तुम बाहर की विशाल दुनिया का पता लगाने नहीं जाना चाहती? क्या तुमने मुझसे नहीं पूछा था कि जब मैं 9 महाद्वीपों की दुनिया का पता लगाऊंगा तो क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा? चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। यूहे अर्जुन को देखते हुए दंग रह गई। उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी, लेकिन जल्द ही इसकी जगह थोड़ी निराशा ने ले ली। 9 महाद्वीपों की दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो ज़ियांतियन के क्षेत्र को प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन ये बहुत दूर है। इसे देखा जा सकता है, लेकिन कभी नहीं पहुंचा जा सकता। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम प्रयास नहीं करोगी तो कैसे जानोगी कि तुम उस तक नहीं पहुंच पाओगी? यू बहन, जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगी, भविष्य में मेरे पास तुम्हें ज़ियांतियन तक पहुंचाने का एक तरीका होगा। अर्जुन ने सोचा कि भले ही उसके पास ज़ियांतियन गोल्डन पैलेट बनाने के लिए सामग्री प्राप्त करने के साधन और क्षमता हो, लेकिन इसे लेने के लिए आवश्यकता ये थी कि व्यक्ति हौतन के चरम पर पहुंचे। यूहे की आश्चर्यचकित और संदिग्ध नजर देखकर अर्जुन को अपनी धोखाधड़ी की भावना जारी रखनी पड़ी। तुमने खुद देखा है कि आज तक मैंने क्या हासिल किया है। अगर तुमने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो तुम निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करती। मैं अपने शब्दों को पूरा कर सकता हूँ। यूहे ने अर्जुन के दृढ़ नजर को देखा और उसने सोचा कि उसने खुद के लिए क्या किया था। उसके दादा का इलाज उसकी रहस्यमय चिकित्सा कला से हुआ था। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में उसे अच्छी तरह से नहीं जानती थी।
लेकिन वह जानती थी कि वह उसके लिए अच्छा था और यह काफी था। ये सोचकर यूहे चमकदार ढंग से मुस्कुराए। अचानक अर्जुन को ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल का ख्याल आया। जो 100 फल उसने काटे थे वे सब अभी भी वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र में थे। इस जगह का होना वास्तव में सुविधाजनक था। यह उसका सबसे बड़ा छिपा हुआ ताश था। आज यूहे से मिलने के अलावा वह इस ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल के प्रभावों का परीक्षण भी करना चाहता था। अर्जुन जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग काली मछली और कछुओं के विकल्प के रूप में करना चाहता था। एक ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल निकालकर उसने उसे यूहे को दे दिया और कहा, किसी को एक साधारण मांस की डिश बनाने के लिए कहो और फिर इसमें थोड़ा सा मिला दो। असल में कछुए के सूप के 2 बर्तन बनवाओ। साधारण कछुए वाले बर्तन में यह मिला दो। जहां तक दूसरे बर्तन की बात है उसमें ऑल एस्पेक्ट नॉरिशमेंट सूप बनाओ। यूहे ने अखरोट के आकार के बैंगनी फल को देखा और जब उसने अर्जुन के शब्दों के बारे में सोचा तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से चली गई। जब वह वापस लौटी तो वह अर्जुन के पास बैठ गई और पूछा, वह छोटा सा फल क्या था? एक हल्की सुगंध जो ऑर्किड की तरह थी अर्जुन की नाक तक पहुंची। वह एक नशे की हालत में 2 गहरी सांसें लेने से खुद को नहीं रोक सका और मुस्कुराते हुए बोला, यूहे तुम बहुत अच्छी महक रही हो। यूहे अर्जुन की हरकतों से लाल हो गई। तुम शैतान हो, जल्दी बताओ कि वह फल क्या था और इसके क्या प्रभाव हैं। ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल, प्रभावों के बारे में मुझे भी नहीं पता। यूहे ने बेबसी से उस आदमी को देखा जिसने उसे हमेशा आश्चर्यचकित किया था। वह केवल परिणामों का इंतजार कर सकती थी। आखिरकार वह हर बार कुछ न कुछ आश्चर्य जरूर लाता था। थोड़ी देर बाद यूहे ने अर्जुन से पूछा कि हाल ही में क्या हुआ था। अर्जुन को याद आया कि उसके पास अभी भी एक सुनहरा छल्लेदार सांप का फल था। जाहिर है उसने वह यूहे को दे दिया। इसके प्रभावों को जानने के बाद यूहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया। अर्जुन केवल अपने मन में ये कह सका कि महिलाएं हमेशा अपनी उपस्थिति और जवानी की सबसे ज्यादा परवाह करती हैं, चाहे वे कितनी भी सुंदर क्यों न हो। वह कैसी ताज़ा सुगंध है। पहले यह इतनी ताज़ा नहीं थी, ऐसा लग रहा है जैसे ये सीधे मेरी आंखों के सामने है। यूहे ने झटके से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने आंखें बंद की और उस ताज़ा गंध को अंदर खींचा जिसमें कोई डूबना चाहता था। ऐसा लगा जैसे सुगंध सीधे किसी के शरीर में प्रवेश कर रही थी। यह एक नशीली सुगंध थी। बहुत जल्द एक वेट्रेस सूप के 2 कटोरे लेकर आए। अर्जुन ने देखा कि यह उसी प्यारी लड़की थी जो पहले थी। अर्जुन और यूहे को एक साथ बैठे देखकर उसने अर्जुन की ओर एक चालाक नजर डाली और अपनी उन साफ आंखों को पलक झपकाया। 2 सूपों में से एक ऑल एस्पेक्ट्स नॉरिशमेंट सूप था जबकि दूसरा साधारण सूप था जिसमें ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल मिलाया गया था। पहले की वह नशीली सुगंध ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल वाले सूप से आ रही थी। अर्जुन, इसकी महक ऑल एस्पेक्ट्स नॉरिशमेंट सूप से भी ज्यादा अच्छी है। यूहे ने सूप को देखा और फिर आश्चर्य से अर्जुन को देखा। इसका स्वाद देखो, देखो कैसा है। आखिरकार ये सूप सामान्य कछुओं से बना है। अर्जुन मुस्कुराया। ये स्थिति उसकी उम्मीदों से परे थी। वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र के तीसरे स्तर का पुरस्कार निश्चित रूप से अच्छा होगा। इसका खाने को स्वादिष्ट बनाने के अलावा कोई अन्य प्रभाव नहीं था, इसलिए स्वाद के मामले में ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। सही है, जब तक तुमने याद दिलाया तब तक मैं भूल ही गया था कि यह सामान्य कछुओं से बना है। चलो इसे आजमाते हैं। यूहे ने अर्जुन को पकड़ा और छोटे साइड टेबल की ओर चली गई जहां सूप के 2 कटोरे रखे थे। यूहे को अपना हाथ पकड़े हुए देखकर अर्जुन ने सोचा, क्या वह इसलिए मुझसे मनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि मैं जल्द ही जा रहा हूं। ये वास्तव में बहुत अच्छा है, ऑल एस्पेक्ट्स नॉरिशमेंट सूप से बहुत बेहतर। अर्जुन तुम भी थोड़ा चखो। यूहे बैठ गई और अधीरता से ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल मिलाए गए कछुए के सूप का एक घूंट लिया। फिर उसने एक चम्मच भरा और अर्जुन के मुंह के पास ले गई। अर्जुन दंग रह गया। यूहे को तब एहसास हुआ कि यह वह चम्मच था जिसका उसने अभी अभी उपयोग किया था और यह बहुत फ्लर्ट करने जैसा था। वह भी उसे वापस लेने ही वाली थी कि अर्जुन ने जल्दी से उसे अपने मुंह में डाल लिया और एक ही बार में पी गया। उसके मुंह में फैली ताजगी शीर्ष गुणवत्ता के अमृत जैसी थी। ये जो एहसास दिलाता था वह ऐसा था जैसे कोई हवा में तैर रहा हो। सीधे शब्दों में वर्णन करना असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह अपने दिमाग को खो देने का एहसास था। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल कहा जाता है। 142 शी कबीले में शादी का प्रस्ताव लेकर जाना। दोनों ने जल्दी से सूप पी लिया और 2 और मंगाने से खुद को नहीं रोक सके। रुक न पाने का यह एहसास बहुत कठिन था, इसे रोका नहीं जा सकता था। यूहे ने अपने थोड़े से निकले हुए छोटे पेट को छुआ और आलस्य से अपना विस्तार किया, बहुत संतुष्ट होकर। सोचो कि अच्छा खाना खाना वास्तव में एक आनंद है। कोई आश्चर्य नहीं कि सबको रुचियां खाना पसंद हैं। संतों ने कहा है, भोजन और कामुकता मनुष्य का स्वभाव है। ये दिखाता है कि खाना और संभोग करना सबसे ज्यादा आनंददायक है। अर्जुन ने संतुष्टि से अपने होठों को चाटते हुए कहा, बेशर्म, तुम बस इसी के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। यूहे ने विरोध में कहा,
सही है, ये सूप, क्या इसमें ऑल एस्पेक्ट्स नॉरिशमेंट सूप जैसे ही प्रभाव हैं? यूहे ने हिचकिचाहट के साथ अर्जुन से पूछा। आखिरकार, जबकि यह स्वादिष्ट था, बहुत से पुरुष विशेष रूप से उस प्रभाव के लिए आए थे। कौन सा प्रभाव? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। तुम शैतान हो, तुम्हें तभी संतोष होगा जब तुम मुझे ये जोर से कहने पर मजबूर कर दोगे। मैं पूछ रही थी कि क्या इसमें संभोग को और बेहतर महसूस कराने का प्रभाव था। यूहे ने इतनी शर्म के साथ कहा कि वह इतनी मनमोहक थी कि वह सुन्न हो रहा था। हे, कछुए मूल रूप से पुरुष की कामेच्छा को बढ़ावा देते हैं। हालांकि एक सामान्य कछुआ, ऑल एस्पेक्ट्स नॉरिशमेंट सूप, जितना प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी ये पौष्टिक है। अब ये पहले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है, काली मछली की तरह, जबकि इसका वह प्रभाव नहीं है, फिर भी मांग आपूर्ति से ज्यादा है। लेकिन आखिरकार हर कोई रोजाना इस तरह का पोषण नहीं चाहता। एक ही गतिविधि का बहुत अधिक होना किसी को ऊब देता है। ऐसा लगता है कि तुमने इसे बहुत बार किया है, इतना अच्छा जानते हो। यूहे ने उस लड़के की ओर एक तिरछी नजर डाली जिसने उसका मजाक उड़ाया था, इससे पहले कि उसने अपनी सुंदर आंखों को शरारत से झपकाया। खांस खांस, मैंने किताबों से पढ़ा है, किताबों से। अर्जुन ने अजीब ढंग से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। अर्जुन की शर्मिंदा हालत देखकर यूहे खुशी से मुस्कुराए। वह परिपक्व आकर्षण, उस सुसंयत अत्यंत सौंदर्य में जुड़कर यह इतना सुंदर था कि कोई भी पागल हो सकता था और बहुत ललचा सकता था। खैर, मैं हार गया। सोचो कि मैं हार गया, अर्जुन ने बुदबुदाया। अर्जुन, फल का नाम फिर से क्या है? मैं भूल गई। यूहे ने अर्जुन को तरस भरी नजरों से देखा। ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल, अर्जुन ने यूहे की ओर देखते हुए कहा। क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ है? बहन की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ मेरे पास छोड़ दो जब मेरे पास करने को कुछ न हो। यूहे ने अनुमान लगाया कि उसके पास ऐसी अच्छी चीज बहुत नहीं होगी। हाँ है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं है। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और महसूस किया कि 100 फल बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। वह मुश्किल से प्रतिदिन 2 की आपूर्ति कर सकता था। आखिरकार, उन्हें फिर से पकने में लगभग 1 महीना लगेगा। इस दर पर, वह अगले साल जाने से पहले ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाएगा। यह एक लंबी अवधि का समाधान नहीं था। अगर मेरे खाने के लिए पर्याप्त है तो ये काफी है। मैंने सोच लिया है, जब तुम जाओगे, मैं यूहे सराय को बंद कर दूंगी। यूहे मुस्कुराकर बोली। बंद कर दोगी? क्यों? क्या तुम इस यूहे सराय की इतनी परवाह नहीं करती? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। अगर यूहे सराय बंद होने का कारण वह था तो उसे अपराध बोध होता। मैंने सोच लिया है, मैं प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ, मैं ज़ियांतियन भी प्राप्त करना चाहती हूँ। जब मैं कर लूंगी तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। यूहे ने ऐसा कहते हुए लगा कि वह मजाक कर रही थी, लेकिन अर्जुन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प को भांप सकता था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी बचे हुए 2 रक्षा बढ़ाने वाले फल, डिफेंस एनहांसिंग फ्रूट, यूहे के लिए छोड़ दिए और फिर उसे विदा दी। यूहे सराय से बाहर निकलते हुए अर्जुन ने अपने लिए एक गाड़ी ली। मालिक, मुझे शी कबीले पहुंचा दो, अर्जुन ने उस मिडिल एज्ड व्यक्ति से कहा जिसके दोनों तरफ के बाल सफेद हो रहे थे। ठीक है। लगभग 1 घंटे बाद घोड़े की गाड़ी एक शानदार हवेली के बाहर रुकी। अर्जुन गाड़ी से उतरा और ड्राइवर को भुगतान करने के बाद 100 कोस नगर की सबसे शानदार हवेली को अच्छे से देखा। चाहे वह इसके द्वारा ली गई जमीन की मात्रा हो या इसका रंग हो, वे सब सबसे शानदार थे। शी कबीला नाम में 100 कोस नगर का प्रभारी था। वे 100 कोस नगर में एक प्रतिष्ठित कबीला थे और यहाँ तक कि सितु कबीला भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। हालांकि जो लोग हाउटिन तक पहुंचे थे उनकी संख्या सितु कबीले के जितनी अधिक नहीं थी। चौड़ा काला दरवाजा लगभग 10 मीटर चौड़ा था। बाहर से देखने पर इमारत बैंगनी रंग में थी, जो बहुत भव्य एहसास दिला रही थी। दरवाजे के दोनों तरफ भूरे कवच में दर्जनों चौकीदार थे। कौन है? यह नगर के स्वामी का निवास है। एक छोर पर खड़े एक दुबला पतला मजबूत आदमी जो लगभग 30 साल का था, उसने अर्जुन को रोका और कहा। अर्जुन दंग रह गया। उसने हमेशा शी कबीले को शी कबीले के रूप में सोचा था और भूल गया था कि शी कबीला नगर के स्वामी का निवास भी था। इसीलिए इतने सारे चौकीदार तैनात थे। कोई आश्चर्य नहीं कि शी कबीला इतना प्रभावशाली दिखता था। भाई, कृपया मेरे संदेश को आगे बढ़ाने में मदद करो कि शर्मा कुल का अर्जुन शी कबीले को प्रणाम करने यहाँ आया है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, तुम शर्मा कुल के अर्जुन हो, कृपया प्रतीक्षा करें। युवक भी दंग रह गया और फिर वह जल्दी से शी कबीले के अंदर चला गया। तभी अर्जुन को पता चला कि वह कितना प्रसिद्ध हो गया है, कम से कम 100 कोस नगर में। हालांकि प्रसिद्ध होना थकाऊ हो सकता है, प्रतिष्ठित लोगों को चीजें करते समय बहुत कम परेशानी होती थी। बहुत जल्द युवक वापस आया। इधर चलिए, नगर के स्वामी पहले से ही लाउंज में इंतजार कर रहे हैं। उस युवक के नेतृत्व में अर्जुन शी कबीले के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि यह इतना विशाल था कि किसी को उल्टी आ सकती थी। कृत्रिम पहाड़, तालाब, मंडप, मूर्तियां, यहाँ सब कुछ था। चौकीदारों की पंक्तियां लगातार गुजर रही थीं, जिनमें से अधिकांश तलवारें पकड़े हुए थे।
वे काफी प्रभावशाली दिखते थे क्योंकि वे सभी लंबे और सीधे खड़े थे। आखिरकार वे नगर के स्वामी के नाम पर काम कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक एक प्रभावशाली आभालिए था, जिससे अर्जुन को एक दिन खुद देखने का विचार आया कि कैंगलांग देश के नगर के स्वामी का निवास कितना प्रभावशाली था। सामने है, इधर चलिए। युवक के शब्दों को सुनकर अर्जुन ने सिर उठाया और एहसास हुआ कि वे पहले ही लाउंज के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे। भाई, आप अपने काम पर वापस जा सकते हैं, अर्जुन मुस्कुराकर बोला और फिर वह लाउंज में प्रवेश कर गया। लाउंज में फर्नीचर बहुत सरल था। विशाल लाउंज में केवल कुछ मेज और कुर्सियां थीं और सबसे ऊपर एक लंबी मेज थी। उस समय वहां एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पीछे बैठा था, कुछ स्क्रॉल को देख रहा था। कुछ आवाजें सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर उठाया और एक जोड़ी चमकीली और बुद्धिमान आंखों ने अर्जुन को देखा। जब अर्जुन ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उसने उसे शी कबीले के उस वरिष्ठ के रूप में पहचाना जो किंग जी की शादी में उसके दादा के साथ एक ही मेज पर बैठे थे। इसलिए जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसने तुरंत एक नजर में उसे शी कबीले के वृद्ध मालिक शी दिंगतियान के रूप में पहचान लिया। क्या मेहमान हो अर्जुन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आओगे। शी दिंगतियान ने अर्जुन को देखकर असाधारण खुशी दिखाई। वृद्ध मालिक, मैं आज वास्तव में आपके साथ एक मुद्दे पर चर्चा करने आया हूँ। अर्जुन ने एक छोटे की हैसियत से शी दिंगतियान को प्रणाम किया। मैं ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, तुम पहले से ही एक ज़ियांतियन कल्टिवेटर हो, इस तरह के रीति रिवाजों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शी दिंगतियान ने जल्दी से कहा। 9 महाद्वीपों की दुनिया में एक कहावत है, एक बार जब कोई व्यक्ति ज़ियांतियन प्राप्त कर लेता है तो केवल उसके बड़े ही उसका सम्मान स्वीकार कर सकते हैं। जहां तक अन्य लोगों की बात है, भले ही वे उससे बड़े हों, जब तक वे ज़ियांतियन नहीं हैं, वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते, अन्यथा उनका जीवन काल छोटा हो जाएगा। अर्जुन इसके बारे में जानता था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो जल्द ही उसका बड़ा बनने वाला था, वह निश्चित रूप से इन प्रथागत नियमों को स्वीकार कर सकता था। मुझे नहीं पता कि अर्जुन को इस बूढ़े के साथ किस मामले पर चर्चा करनी है, शी दिंगतियान मुस्कुराते हुए बोले। बस इतना था कि अर्जुन ने बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी की झलक को नहीं देखा। मैं शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ, अर्जुन ने शी दिंगतियान को देखने के लिए सिर उठाया और धीरे धीरे कहा। शी दिंगतियान दंग रह गए। मेरी बेटियां सभी शादीशुदा हैं और उनके अपने बच्चे हैं, और मेरी 8 पोतियां भी शादीशुदा हैं, 2 बची हैं। उनमें से एक की मंगनी किसी और के साथ हो चुकी है और एकमात्र दूसरी जो बची है वह अभी भी एक छोटी बच्ची है। क्या तुम गलती से आए हो? अगर अर्जुन को पता होता कि शी दिंगतियान जानबूझकर यह सब कह रहे थे तो वह निश्चित रूप से कहता कि बूढ़ा आदमी एक चालाक लोमड़ी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे शी किंगजुआंग का हाथ शादी के लिए दें। 143 किंगजुआंग, मैंने तुम्हें याद किया। मैं किंगजुआंग का हाथ शादी के लिए मांगना चाहता हूं। ये कहने के बाद अर्जुन ने शी दिंगतियान को घूरा, जो अभी भी दंग अवस्था में थे। अर्जुन ने सोचा कि वह उन पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेगा। आखिरकार अपने हुनर का उपयोग न करना बर्बादी थी। जाहिर है वह उस आदमी के खिलाफ अपने हुनर का इस्तेमाल करेगा जिससे शी किंगजुआंग की शादी होनी थी। किंगजुआंग की मंगनी पहले से ही सितु कबीले के साथ हो चुकी है। शी दिंगतियान का चेहरा उतर गया और उन्होंने शांत स्वर में कहा। माहौल थोड़ा दबावपूर्ण था। वह मामला सुलझाना आसान है, बस शादी को ठुकरा दो, अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया। अर्जुन की बातें सुनकर शी दिंगतियान थोड़े नाराज हो गए। ये सिर्फ अर्जुन की बातें नहीं थीं, बल्कि वह आत्मविश्वास भी था जिसमें उसने उन्हें कहा था, शादी एक बड़ा मुद्दा है और कोई बच्चों का खेल नहीं। हम उन्हें ऐसे ही कैसे ठुकरा सकते हैं? इसका कोई कारण तो होना चाहिए, शी दिंगतियान ने घूरकर जवाब दिया। कारण यह है कि मुझे किंगजुआंग पसंद है और मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये कारण पर्याप्त होना चाहिए। नहीं, ये कारण बहुत अटपा है। सितु नानतियान और मेरी दशकों की दोस्ती है, यह मंगनी 20 साल से अधिक समय से तय है, शी दिंगतियान ने सिर हिलाते हुए कहा। तो क्या ये ठीक होगा अगर मैं पहले ही किंगजुआंग के साथ संबंध बना चुका हूँ? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। क्या तुम शैतान? अफवाहें सच थीं। इस बार शी दिंगतियान वास्तव में क्रोधित हो गए और चिल्लाए। हाँ, आपको किस कारण की जरूरत है? आप सितु नानतियान को साफ साफ कह दीजिए कि मैं किंगजुआंग से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे पीट दूंगा जो भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा, अर्जुन ने पूरी कोशिश की कि यह सीधे सादे तरीके से कहे। अर्जुन ने यह इसलिए कहा था क्योंकि उसे पता था कि शी दिंगतियान भी सितु कबीले के साथ शादी को ठुकराना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक उचित औचित्य नहीं मिल रहा था। आखिरकार दोनों परिवारों के बीच गहरे संबंध थे। 9 महाद्वीपों की दुनिया में लोग वादों और उन्हें निभाने को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। हर बार जब वह अपनी पोती के उदास चेहरे को देखते तो उन्हें बेचैनी होती। उन्हें अनजाने में पता चला था कि उनकी पोती सितु बुफान से नफरत करती थी और यह उसके अवसाद का कारण था। इसके बावजूद वे बेबस थे, इसलिए शी दिंगतियान उनकी शादी को लगातार टालते रहे थे।
यही कारण था कि शी किंगजुआंग 24-25 साल की उम्र में भी अविवाहित थी। क्या तुम सच में किंगजुआंग को पसंद करते हो? तुम पक्के हो कि तुम ये करना चाहते हो? शी दिंगतियान ने अब अर्जुन से कारण नहीं पूछा और अपना सवाल बदल दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। पसंद करना मतलब पसंद करना। वह महिला जिसके साथ उसने संबंध बनाए थे वह केवल उसकी हो सकती थी। प्यार के बारे में इसे निभाया जा सकता है। आखिरकार वह उसे पसंद करता था, इसलिए उससे प्यार करना बहुत आसान होगा। वास्तव में जिस दिन से अर्जुन का उसके साथ संभोग हुआ उसे एक अतिरिक्त चिंता थी। ये प्यार था। अर्जुन ने पुष्टि में सिर हिलाया। क्या किंगजुआंग तुम्हें पसंद करती है? शी दिंगतियान ने गंभीरता से सवाल पूछा। मुझे निश्चित नहीं है, लेकिन मुझे उसे अपना बनाने का आत्मविश्वास है। वर्तमान में उसे मुझसे नफरत नहीं होनी चाहिए। आखिरकार हमने वह काम कर दिया है। हम थोड़ा और समय एक साथ बिता सकते हैं और मैं उसे अपने प्यार में पागल कर दूंगा। अर्जुन जानता था कि जब तक ये वृद्ध मालिक मान जाते तो मामला सुलझ जाएगा। वास्तव में शी दिंगतियान ने बहुत पहले अपनी योजना बना ली थी, लेकिन अर्जुन अभी भी अंधेरे में था। सिग, मैं तुम जवान लोगों के मामलों में दखल नहीं दूंगा, लेकिन शादी को ठुकराने का मुद्दा मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम किंगजुआंग के साथ साथ रहोगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम उसके साथ बेहतर व्यवहार करोगे। किंगजुआंग इन सालों से खुश नहीं है। वह किसी की परवाह नहीं करती और कई दिनों तक शायद ही एक शब्द बोलती। शी दिंगतियान ने आह भरी और धीरे धीरे बोले, निश्चिंत रहें, जबकि मैं अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर हूँ, मैं अपने करीबियों और महिलाओं के साथ 1000 गुना बेहतर व्यवहार करता हूँ। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, हा, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पसंद आई, एक असली आदमी की तरह। शी दिंगतियान मुस्कुराए। वृद्ध मालिक, क्या किंगजुआंग हाल ही में ठीक रही है? अर्जुन ने पिछली बार शी मुशी से सुना था कि शी किंगजुआंग हाल ही में बहुत खुश नहीं थी। उसने वृद्ध मालिक से पूछने का मौका लिया। किंगजुआंग हाल ही में खोई हुई रहती है और यहाँ तक कि उसका वजन भी काफी कम हो गया है। पहले वह हर कुछ दिनों में बाहर जाती थी, लेकिन हाल ही में वह हमेशा खुद से ही खोई रहती है, दूसरों पर ध्यान नहीं देती और किसी से मिलना नहीं चाहती। वह यहाँ तक कि पिछवाड़े में भी नहीं जाती। शी दिंगतियान ने आह भरते हुए कहा, वृद्ध मालिक, क्या मैं किंगजुआंग से मिल सकता हूँ? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। शी दिंगतियान ने अपना माथा सिकुड़ा और हिचकिचाए जैसे ये कोई मुश्किल काम हो। चिंता न करें, मैं बस एक नज़र देखूंगा और उसे खुश करने की कोशिश करूंगा। अर्जुन ने शी दिंगतियान की हिचकिचाहट देखी और जल्दी से अपना रुख साफ किया। ठीक है, लेकिन अगर वह तुम्हें नहीं देखना चाहती तो तुरंत चले जाना। अर्जुन को वृद्ध मालिक से पता चला कि शी किंगजुआंग पीछे के आंगन में रहती थी और उसे बताया गया कि वह कहाँ रहती थी। जब अर्जुन पीछे की ओर बढ़ा तो शी दिंगतियान संतोष से मुस्कुराए, जैसे कोई अनुभवी और चालाक व्यक्ति हो। पीछे के आंगन तक एक छोटी दूरी थी और अर्जुन ने आसपास के दृश्य को देखा। सबसे शानदार दृश्य अभी भी कई मंडप थे जो सावधानी से बनाए गए थे और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा डिजाइन किए गए होने चाहिए। अर्जुन को 5 तत्वों और 8 त्रिकोणों के बारे में थोड़ा ज्ञान था और साथ ही कुछ सरल फेंग शुई का ज्ञान भी था। ये मंडप ज्यादातर पहाड़ों या पानी के पास थे और उनकी भौगोलिक स्थिति बुरी नहीं थी। एक उत्कृष्ट फेंग शुई वाली जगह का स्थान पहाड़ों और नदियों से उत्पन्न स्वर्गीय क्यूई के अच्छे प्रवाह का होना चाहिए। पहाड़ हवा को संग्रहित करते हैं और क्यूई प्राप्त करने के लिए एक शुभ स्थान प्रदान करते हैं, दोनों प्राकृतिक रूप से और सक्रिय रूप से। दूसरी ओर पानी जीवन शक्ति बनाए रखता है। हालांकि ये सब कृत्रिम पहाड़ और पानी थे, फिर भी सिद्धांत काम करता था। पीछे का आंगन बहुत विशाल था, जिसमें एक छोटा बगीचा था जिसमें कुछ बैंगनी मेपल के पेड़ थे। हवा चलने पर कुछ लाल पत्ते तैरकर नीचे आ गए। ये पतझड़ का अंत था, लेकिन फिर भी कई पेड़ थे जो अभी भी हरे भरे और फले फूले हुए थे। पंखों से बने लाल कपड़ों में लिपटी एक पतली और सुडौल आकृति और कंधों तक बाल, उनमें से एक बैंगनी मेपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। दृश्य में एक अकेलापन था, लेकिन फिर भी यह आसपास के वातावरण के साथ अच्छी तरह से मिलता जुलता था। एक सामंजस्यपूर्ण लेकिन अकेला दृश्य। एक पीठ का दृश्य, एक बहुत ही सुंदर पीठ का दृश्य, लेकिन एक अकेला पीठ का दृश्य। अर्जुन को एक ही नजर में पता चल गया कि वह शी किंगजुआंग थी। लेकिन जब उसने उसकी पीठ को देखा जिसमें इतनी मजबूत अकेलेपन की भावना थी कि यह हड्डियों में समा गई थी, तो अर्जुन का दिल उसके लिए दुखी हो गया। भले ही उसकी जगह कोई और पुरुष होता तो भी वह शायद बिल्कुल वैसा ही महसूस करता। सिर्फ वे लोग नहीं जिनका शारीरिक संबंध था, उन्हें दिल का दर्द महसूस होता। बस उस वीरान पीठ को देखने से किसी का भी दिल दुख सकता था। मानो उसने पैरों की आहट सुनी हो। शी किंगजुआंग धीरे धीरे मुड़ी। वह शांत और सुंदर चेहरा अर्जुन की नजर में आया, जो पहले की तरह ही शांत और सुंदर था और पहले की तरह ही सुंदर था। सुंदरता की उस ठंडक के साथ लाल पंखों वाले कपड़ों ने एक घातक मोहकता प्रस्तुत की। अर्जुन को देखकर उसके शांत चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक गुजरी। अर्जुन, जब अर्जुन ने संदिग्ध स्वर को सुना तो वह लगभग गिर ही पड़ा था।
अगर उसे पिछली घटना से पता न होता कि यह उसकी पहली बार था, तो वह वास्तव में शक करता कि वह किस तरह की महिला थी। उसने उसकी पहली बार ली थी। क्या वह उसे पहचान नहीं सकती जब अभी आधा साल भी नहीं बीता था? उसने उन कुछ मुठभेड़ों को याद किया जो उनके बीच पहले हुई थीं। हालांकि वह ठंडी थी, लेकिन उसके साथ रहना मुश्किल नहीं था। उसकी कभी कभार की मुस्कान भी एक पीढ़ी की अभूतपूर्व सुंदरता थी। नाम सही लगता है। क्या तुम चीख रही हो? अर्जुन को कड़वाहट महसूस हुई। इस तरह की हार का एहसास वास्तव में शानदार नहीं था। मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों हो? मेरे पास। अर्जुन को देखने के बाद शी किंगजुआंग के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। इससे अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि इससे पता चला कि उसने उसे अभी भी याद रखा था। बिल्कुल, मैं अभी अभी आपके दादा से मिला और उनकी सहमति से आपसे मिलने आया हूँ। शी किंगजुआंग थोड़ी हक्की बक्की रह गई। किंगजुआंग, मैंने तुम्हें याद किया, अर्जुन ने धीरे से कहा। ऐसा मत कहो। शी किंगजुआंग ने घबराहट में अपनी नजरें थोड़ी हटा लीं। अर्जुन ने देखा कि घबराहट के अलावा शी किंगजुआंग की नजरों में अभी भी कई अन्य तत्व थे। क्या ये हो सकता है कि इस लड़की की कोई और मुश्किल या कठिनाई हो? मैं आज शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। 144 क्या सितु कबीले में कोई विशेषज्ञ है? मैं आज शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, शी किंगजुआंग को देखते हुए जिसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसने हर शब्द बहुत स्पष्ट रूप से कहा। शादी का प्रस्ताव? किस शादी का प्रस्ताव? शी किंगजुआंग एक बार फिर हैरान रह गई। ये देखकर कि शी किंगजुआंग अनजान होने का नाटक नहीं कर रही थी, अर्जुन के दिमाग में कई विचार आए। उन सभी में सबसे स्पष्ट ये था कि उसने कभी भी उन दोनों को साथ में नहीं सोचा था। मैंने तुम्हारे दादा को बताया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, अर्जुन ने उदास होकर कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी मंगनी पहले से ही सितु कबीले के साथ हो चुकी है? शी किंगजुआंग ने अर्जुन को आश्चर्य से देखा। मुझे पता है, लेकिन तुम केवल मेरी हो सकती हो। क्या वाकई तुम सितु बुफान से शादी करना चाहती हो? अर्जुन ने इस ठंडी सुंदरी को देखने के लिए सिर उठाया। शी किंगजुआंग की सुंदर आंखों ने बिना पलक झपकाए अर्जुन को देखा और उसने आह भरी। मैं इस जीवन में किसी से भी शादी नहीं करूंगी, किसी से भी नहीं। क्यों? मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी शायद मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम सितु बुफान को पसंद नहीं करती। क्या तुम्हें वाकई परवाह नहीं कि उस रात हमने? अर्जुन ने घबराते हुए कहा। बस, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मुझे सितु बुफान पसंद नहीं है? उस रात क्या हुआ उसे भूल जाओ, मान लो कि कुछ भी नहीं हुआ था। शी किंगजुआंग ने पहले ही अपनी अप्रिय ठंडापन फिर से प्राप्त कर लिया था। अगर मैं सितु बुफान को मार दूं तो तुम क्या करोगी? अर्जुन को शी किंगजुआंग ने बीच में रोका था और वह थोड़ा चिढ़ गया था, लेकिन फिर भी उसने खुद को नियंत्रित किया और शांत स्वर में बोला। हालांकि तुम पहले ही ज़ियांतियन के क्षेत्र को प्राप्त कर चुके हो, लेकिन ऐसा न करना बेहतर होगा। अपने करीबियों को इतनी आसानी से खतरे में मत धकेलो। अर्जुन मूर्ख नहीं था। शी किंगजुआंग के शब्दों ने उसे बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर किया। उसने संदेह के साथ शी किंगजुआंग की ओर देखा। उसके दिल को ठंडक महसूस हुई उसके निर्दयी शब्दों से। अर्जुन की स्पष्ट आंखों को देखकर जो उन तत्वों से भरी थी जिनका वह वर्णन नहीं कर सकती थी, शी किंगजुआंग को अपना दिल थोड़ा धक्का खाता हुआ महसूस हुआ। उसने आह भरी और कहा, मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि सितु कबीले में एक विशेषज्ञ एक्सपर्ट है जो शहर के बाहर यात्रा कर रहा था। वह व्यक्ति कई साल पहले बाहर निकला था और कुछ समय पहले सितु कबीले वापस आया था। वह एक ज़ियांतियन विशेषज्ञ है जो दशकों से ज़ियांतियन कल्टीवेटर रहा है। कहा जाता है कि उसके पीछे मजबूत समर्थन है। क्या यही कारण है कि तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही? अर्जुन का टूटा हुआ दिल एक बार फिर कुछ गर्माहट महसूस करने लगा। ऐसा लगा कि वह इतनी निर्दयी नहीं थी। अर्जुन, जीवन में कई दुर्घटनाएं होती हैं और मैं उनमें से काफी झेल चुकी हूँ। मैं अब अपने आप की कीमत भी संदेह करती हूँ, एक ज़ोंबी की तरह दिख रही हूँ। तुम्हारे सामने का भविष्य सुगम है और बहुत सारे अवसरों से भरा है, तुम इस मुर्दा किनारे को चुनने पर क्यों अड़े हो? शी किंगजुआंग ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। उसकी लंबी पलकें फड़फड़ाईं, इतनी मर्मस्पर्शी दिख रही थीं कि किसी का भी दिल उसके लिए दुखी हो जाता। किसने कहा कि यह एक मुर्दा किनारा है? इस रास्ते को अवरुद्ध करने वाली सभी बाधाओं को हटा देने के बाद क्या तुम फिर भी इसे मुर्दा किनारा कहोगी? अर्जुन ने कहा, क्योंकि वह शी किंगजुआंग के सामने चला गया, उसकी ठंडी और सुंदर नजर में घूरते हुए। अर्जुन, इतना बचकाना मत बनो। मेरी सुनो, तुम स्वर्ग द्वारा धन्य प्रतिभा हो, तुम आवेग में काम क्यों करना चाहते हो? बाहर बहुत सारी अच्छी महिलाएं हैं। जब तुम अपने मार्शल कौशल के चरम पर पहुंच जाओगे, तुम्हें हर तरह की महिलाएं मिलेंगी। अगर तुम अभी खुद को नहीं रोकोगे तो तुम अपने परिवार को नुकसान पहुंचाओगे। संप्रदायों सेक्स की शक्तियां बहुत भयानक हैं। शी किंगजुआंग ने धीरे और गर्मी से कहा। उसके ठंडे चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान थी, मानो ये सर्दियों में गर्म सूरज हो, फिर भी ऐसा भी था मानो बसंत वापस आ गया हो, मानो सभी फूल खिल गए हों।
क्या ये स्काईस्वॉर्ड सेक्ट से भी मजबूत है? अर्जुन ने शी किंगजुआंग के संप्रदायों का जिक्र करते सुनकर बिना रहे न पूछा। आखिरकार उसने अपनी देवी जैसी मालिक से पहले संप्रदायों से संबंधित कुछ जानकारी सुनी थी। मैंने स्पष्ट रूप से सुना है कि यह स्काईस्वॉर्ड सेक्ट से थोड़ा मजबूत है, लेकिन ये कैंगलांग देश में नहीं है। शी किंगजुआंग की ठंडी आवाज जो अर्जुन के कानों में एक कोमल सुर लगी। वह कोई भी हो, मैं उन सभी का नाश कर दूंगा जो मेरे रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करेंगे। युवती, तुम इस जीवन में केवल मेरी औरत हो सकती हो। कोई भी तुम्हें मुझसे छीनने के बारे में नहीं सोच सकता। अर्जुन ने शी किंगजुआंग के ठंडे और सुंदर चेहरे को देखा और एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसका भाव बहुत गंभीर था। शी किंगजुआंग धीरे से मुस्कुराए। ये पहली असली मुस्कान थी जो उसने आज उसे देखी थी। पहले की थोड़ी सी मुस्कान सिर्फ उसके होठों के कोने का एक अच्छा वक्र था, लेकिन अब यह एक वास्तविक मुस्कान था। ठंडे चेहरे पर सफेद और मोती जैसे दांत किसी को भी मोहित कर देते थे। क्या मैंने कहा कि मैं तुम जैसे बदमाश बच्चे से शादी करना चाहती हूँ? शी किंगजुआंग धीरे से मुस्कुराए और अर्जुन को देखा। कोई नहीं मना सकता कि अर्जुन को शी किंगजुआंग की मुस्कान देखकर ड्रंकन फ्रेग्रेंस फल से बने सूप से भी ज्यादा अच्छा लगा। यह एक अनकहा आनंद था। मैं एक वयस्क पुरुष हूँ, तुमने खुद उस रात कहा था। तुम्हें पीटा जाना चाहिए। शी किंगजुआंग के सुंदर चेहरे पर गुलाबी रंग की एक परत फैल गई, जिससे उसका ठंडा और मनमोहक चेहरा और भी ज्यादा सम्मोहक हो गया। यह उस समय की तुलना में और भी आकर्षक था जब उनका संभोग हुआ था, जब वह ड्रग के प्रभाव में थी। आखिरकार इस बार वह जाग रही थी और केवल अर्जुन ही इस क्षण इस अद्वितीय सौंदर्य के आकर्षण का आनंद ले सकता था। निश्चिंत रहो, हम बहुत जल्द सगाई कर लेंगे। जब तुम मुझसे शादी करना चाहोगी तब हम शादी कर लेंगे। किंगजुआंग, तुम क्या कहती हो? अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया। शी किंगजुआंग का हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर ने उसे एक तिरछी नजर डाली और बच गई। तुम्हें मुझे छूने की अनुमति नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। तुम मूर्ख नहीं हो, बस ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा होगा। जब अर्जुन ने शी दिंगतियान को विदा की तो उसने वृद्ध मालिक को अपना संदेश, मैं उसे पीट दूंगा जो भी किंगजुआंग के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा, सितु कबीले तक पहुंचाने के लिए कहा। जो कोई भी सहमत नहीं होगा उसे तब तक पीटा जाएगा जब तक वे सहमत नहीं हो जाते। जब शी किंगजुआंग ने उल्लेख किया कि दूसरी पार्टी का समर्थन कैंगलांग देश में नहीं था और स्काईस्वॉर्ड सेक्ट से थोड़ा मजबूत था, तो अर्जुन को पता था कि कैंगलांग देश में लड़ाई लड़ने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसके अलावा सितु कबीले वाला व्यक्ति केवल एक रक्षक प्रोटेक्टर था। एक ज़ियांतियन कल्टीवेटर स्काईस्वॉर्ड सेक्ट जैसे संप्रदाय में केवल एक रक्षक होगा। तो क्या हुआ अगर वह दशकों तक ज़ियांतियन रहा है? उसे उसका सामना करना चाहिए। इसके अलावा उसकी देवी जैसी मालिक ने उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजा होगा। किसी का आपकी देखभाल करना अच्छा लगता है। वृद्ध मालिक, मैं अगले 2 दिनों में अपने बड़ों को मंगनी के तोहफे भेजने के लिए कहूंगा। अगले कुछ दिनों में हमें पहले किंगजुआंग की मंगनी को ठुकराना चाहिए। अर्जुन ने जाने से पहले शी दिंगतियान को बताया। अगले दिन सितु कबीला शादी ठुकरा रहे हैं। सितु बुफान ने सितु नानतियान से हैरान होकर पूछा। हाँ, शी कबीला शादी को ठुकराना चाहता है। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन नाम का लड़का किंगजुआंग से शादी करना चाहता है, और यहाँ तक कि यह भी कहा कि वह उसे पीट देगा जो भी शी किंगजुआंग के लिए उसे होड़ करने की हिम्मत करेगा। सितु नानतियान ने गुस्से से कहा, दादा, क्या पूर्वज एंसेस्टर वापस नहीं आए? क्या हमारा सितु कबीला इस अपमान को स्वीकार करने जा रहा है? सितु बुफान की आंखों में नफरत की एक किरण थी। तुम पहले वापस जाओ, दादा को पता है क्या करना है। सितु नानतियान ने सितु बुफान को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वह खुद अपने कमरे में गहरे विचार में डूब गया। सितु बुफान चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और मजबूत होती गई। एक बार जब शादी को ठुकरा दिया जाएगा तो यह उसके जीवन का सबसे बुरा अपमान होगा। 145 गुमनाम शाखा और 5000 साल पुराना सुनहरा कछुआ। उस रात सितु कबीले की हवेली में दादा, नानतियान बेकार है। सितु कबीले को बार बार अपमान से गुजरना पड़ा। चांदी जैसे बालों वाले सितु नानतियान ने आंसू भरी आवाज में कहा, क्योंकि वह सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति के सामने सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था। नानतियान, खड़े हो जाओ और स्पष्ट रूप से बोलो। दादा तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने नानतियान को खड़ा किया और वह एक प्रभावशाली शरीर के साथ दृढ़ता से बोले। सितु नानतियान ने ये कहानी सुनाई कि कैसे अर्जुन ने शी कबीले को सितु कबीले के साथ शादी के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए मजबूर किया था। कितनी बहादुरी! शादी का प्रस्ताव रद्द करना। सितु जियानाई ने क्रोध में गरजा, ठीक पहले गर्म व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग दिखते हुए। 9 महाद्वीपों की दुनिया में लड़के वाले के लिए लड़की वाले की ओर से शादी के प्रस्ताव को रद्द करना बहुत शर्मनाक होता था। बेशक अगर लड़की ऐसे कबीले से आती जो ज्यादा संपन्न और बेहतर दर्जे का था तो यह अलग बात थी।
हालांकि यह अभी भी एक शर्मनाक स्थिति थी, क्योंकि लोग यह अफवाह उड़ा सकते थे कि लड़का सामाजिक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में गिर गया। भविष्य में इसी तरह के दर्जे की लड़की ढूंढना विशेष रूप से कठिन होगा। सितु जियानई सितु नानतियान के दादा थे और सितु कबीले के वह वृद्ध पूर्वज थे। उन्होंने 50 साल पहले हाउटिन क्षेत्र की पराकाष्ठा प्राप्त की थी और सफलता का रास्ता खोजने के लिए वे अकेले सौकोस नगर छोड़कर चले गए थे और कई स्थानों पर घूमने के बाद अंततः क्लाउड मिस्ट सेक्ट में बस गए, जो कैंगलांग देश के दक्षिण में जियाने देश में स्थित था। उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की, इसके बारे में सितु जियानई ने कुछ नहीं कहा। न ही सितु नानतियान ने कभी पूछने की हिम्मत की। वह 17 साल की उम्र से भी कम उम्र का एक जियांतियन कल्टीवेटर है और स्काईस्वॉर्ड कबीले का शिष्य है। बुजुर्ग की दयालु दृष्टि तुरंत बर्फीली, ठंडी और रक्तपिपासु हो गई। हाँ, इस बदमाश ने पहले हेवनली रिवर सिटी के नगरपति के बेटे को मार दिया था और यह मामला स्काईस्वॉर्ड इमोर्टल ने सुलझाया था। नानतियान, आओ और बैठो। मुझे उस बदमाश अर्जुन के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो वह सब बताओ। ऐसा व्यक्ति कैसे स्काईस्वॉर्ड सेक्ट में प्रवेश करने की हिम्मत करता है और हमारे सितु कबीले के साथ परेशानी खड़ी करता है? वह मौत को निमंत्रण दे रहा है। सितु जियानई ने अपना नर्म व्यवहार फिर से प्राप्त किया और कहा। सितु नानतियान जानता था कि उसका दादा जियांतियन प्राप्त करने से पहले खून का प्यासा व्यक्ति था। हालांकि वह आमतौर पर एक नर्म और मित्रवत बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिखते थे, लेकिन जब वे क्रोधित होते थे तो वे मारने के लिए तैयार हो जाते थे। तुमने कहा कि उसने केवल एक ही चाल से एक जियांतियन कल्टीवेटर को मार दिया। मुझे विवरण बताओ, सितु जियानई ने अविश्वास में भौहें चढ़ाते हुए कहा। जब सितु नानतियान ने खत्म किया तो सितु जियानई मुस्कुराए। वह जियांतियन मूर्ख अपनी मूर्खता के कारण मर गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत कम आंका और अपनी जियांतियन क्षमताओं का उपयोग करने से पहले ही मारा गया। लेकिन उस आदमी की ताकत भी निश्चित रूप से कम नहीं है, बस वह ज्यादा स्मार्ट था। प्रतिभाशाली, तो क्या हुआ अगर यह स्वर्ग द्वारा धन्य प्रतिभा है? प्रतिभा को गिरने का दिन जरूर आता है। दादा, स्काईस्वॉर्ड सेक्ट कैंगलांग देश में सबसे मजबूत है और वह अर्जुन एक आंतरिक शिष्य है। अगर हम उसे छू भी दें तो क्या इससे दादा को परेशानी होगी? सितु नानतियान ने हिचकिचाते हुए पूछा। हम सबसे मजबूत? ये 30 साल पहले शायद मुश्किल से सबसे मजबूत कहा जा सकता था, लेकिन जब से वह बूढ़ा व्यक्ति भारी चोटिल हुआ है तब से कम 3 शक्तियां हैं जो स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के तुलनीय हैं और वे क्लाउड मिस्ट सेक्ट से थोड़ी कमजोर हो गए हैं। क्या तुम सोचते हो कि स्काईस्वॉर्ड सेक्ट क्लाउड मिस्ट सेक्ट के खिलाफ जाएगा? दादा, सौकोस नगर अभी भी कैंगलांग देश में है। अगर कुछ होता है तो क्या ये स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के लिए अभी भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं होगा? नानतियान, तुम यह नहीं जानते। सौकोस नगर कैंगलांग देश के अति दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित है, जबकि क्लाउड मिस्ट सेक्ट कैंगलांग देश के दक्षिण में स्थित जियान ये देश में है। दूरी के मामले में क्लाउड मिस्ट सेक्ट स्काईस्वॉर्ड सेक्ट के लगभग बराबर है। दादा, तो अब हम क्या करें? सितु नानतियान सितु जियानई के सामने एक बच्चे की तरह था जिसके पास कोई निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। क्या वह बहुत घमंडी नहीं हो रहा है? क्या उसने नहीं कहा कि वह हमें पीटेगा? हम देखेंगे कि कौन पहले मरता है। तुम्हारा दादा आखिरकार 30 साल से जियांतियन कल्टीवेटर रहा है। अर्जुन ने अगले 2 दिन शांति से बिताए। जब भी उसे फुर्सत मिलती तो छोटी युचान के साथ खेलता। पिछली 2 रातों में प्रशिक्षण के कारण उसने मिंग्युए गेलोओ को नहीं अपनाया। अर्जुन ने हर बार वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए खुद को मजबूर किया। मिंग्युए गेलोओ की सुंदर आकृति, उसके सुसंयत और शुद्ध चेहरे और वह दिव्य मनमोहक दृश्य जो उसने एक मीठी और आकर्षक आवाज में रोते हुए बनाया था, के बारे में न सोचने की कोशिश करता। सुंदरियां एक नायक के पतन का कारण बनती हैं। कौन सी सुंदरी जिसकी मुस्कान से शहर और राज्य तबाह हो सकते हैं, देशों के विनाश और नागरिकों के विनाश का कारण नहीं बनती। यहां तक कि एक मजबूत और अडिग पुरुष भी मीठे प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए हाल के कठिन प्रशिक्षण के साथ अर्जुन की एंशिएंट स्ट्रेंथनिंग तकनीक 62 चक्रों तक पहुंच सकती थी। उसने 9 एनिमल्स मिमिक्री तकनीक से डियर कैंटरिंग में छोटी सफलता प्राप्त की थी, जिससे उसकी गति 20% बढ़ गई थी। डियर कैंटरिंग की सहायक कौशल जो किसी की गति को बढ़ाते थे, एक पूर्ण सहायक तकनीक कही जा सकती थी जिसका एकमात्र उद्देश्य किसी की गति को बढ़ाना था। महारत के 3 चरण थे: छोटी सफलता का चरण, बड़ी सफलता का चरण और महान सिद्धि का चरण। छोटी सफलता के चरण में गति 20% बढ़ जाती थी, बड़ी सफलता के चरण में गति 50% बढ़ जाती थी, और जो व्यक्ति महान सिद्धि के चरण तक पहुंच जाता था वह दोगुनी गति प्राप्त कर सकता था। लेकिन अभी छोटी महारत तक पहुंचने से ही अर्जुन को लगा कि इसमें बहुत अधिक समय लग रहा था और शायद मध्यवर्ती महारत तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा। पूर्ण महारत के लिए ये किसी के भाग्य और समझ पर निर्भर करेगा। जब से उसका सामना डायमंड डेमोनिक बोर्ड से हुआ था, अर्जुन ने गति के प्रति अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा दिया था।
इसी कारण अर्जुन ने अन्य तकनीकों के बजाय दिए कैंटिंग को पहले सीखने का विकल्प चुना जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। छोटी सफलता के चरण तक पहुंचने के लिए उसने अपना आधा प्रशिक्षण समय दिए कैंटिंग में महारत हासिल करने के लिए समर्पित कर दिया था। जब से वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र तीसरे स्तर में ऊपर उठा था, जगह अपवादात्मक रूप से विशाल महसूस होती थी, जिससे अर्जुन को बहुत खुशी महसूस होती थी। उसके पिछले जीवन में उसके परिवार के पास 7 म्यू जमीन थी और सबसे बड़ा भूखंड केवल 3.5 म्यू का था। तब भी ये बहुत बड़ा महसूस होता था। खेतों में काम करना, खरपतवार निकालना, पौधों की कटाई करना जिसमें कपास, मक्का और माल्च शामिल थे, 3.5 म्यू बहुत बड़ा लगता था। अब उसके पास वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र के भीतर 50 म्यू से अधिक की विशाल भूमि थी, एक कीमती भूमि सब उसके लिए। अर्जुन ने वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र में एक चक्कर लगाया और आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि काले रंग की पेड़ की शाखा में अंकुर फूट आए थे। वह काले रंग की पेड़ की शाखा थी जिसे उसने पहले सुनहरे सार गोल्डन एसेंस के साथ खरीदा था। इस खोज ने अर्जुन को बहुत खुश कर दिया और आश्चर्य का स्तर ऐसा था मानो उसने एक स्टील के पेड़ को खिलते देखा हो। अर्जुन ने बीते समय का अनुमान लगाया। अगर बूढ़े आदमी ने जो कहा था वह सच था, तो इसमें लगभग 50 साल बीत चुके थे, तो शाखा के अंकुरित होने में लगभग 100 साल लगेंगे। अंकुरित होने में 100 साल क्यों लगेंगे? फिर फूल निकालने, फल देने और पकने में कितना समय लगेगा? अर्जुन ने उस कोयले जैसी काली शाखा पर उस हरे अंकुर को देखा। हालांकि हरा अंकुर केवल नाखून के आकार का था, लेकिन यह एक मजबूत जीवन शक्ति का उत्सर्जन करता था। यह अच्छा है। चूंकि वायलेट जेड इमोर्टल के क्षेत्र में समय की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। आमतौर पर जितना अधिक समय लगता है, वस्तु उतनी ही अधिक कीमती होती है। भले ही इसे अंकुरित होने, पत्ते निकालने, फल देने और पकने में क्रमशः 100 साल लगे, तो भी इसमें केवल लगभग 500 साल लगेंगे। जिसमें 500 साल या उससे भी अधिक समय लगता है वह क्या है? क्या ये क्षेत्र द्वारा दिए गए पुरस्कारों से भी अधिक कीमती है? अर्जुन की कल्पना जंगली होने लगी। छोड़ो, समय ही बताएगा। अर्जुन ने नामहीन शाखा को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह एक बेकार शाखा है जो अंकुरित नहीं होगी। लेकिन अब जब यह अंकुरित हो गई है, तो अर्जुन ने सोचना शुरू किया कि यह वास्तव में काफी अच्छी चीज है। आखिरकार जिंग सुनहरा सार भी उत्कृष्ट सामान था। तालाब की ओर देखते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि गोल्डन मेडिसिनल टर्टल तालाब के बगल में रेतीली जमीन पर धूप सेंक रहा था। धूप सेंकना एक बात थी, लेकिन एक कछुआ जानबूझकर अपनी पीठ के बल धूप सेंकने क्यों आएगा? अर्जुन उस गोल्डन मेडिसिनल टर्टल की ओर चला गया जिसके चारों अंग हवा में थे। चमकदार सुनहरे रंग ने छोटे कछुए को शानदार दिखाया और अर्जुन इसे स्वयं छूना चाहता था। शायद उसने अर्जुन को देख लिया था, लेकिन उसने फुर्ती से अपने आप को पलट लिया। हालांकि अर्जुन ने अनुमान लगा लिया था, फिर भी वह इस छोटी चीज की चालों से हैरान था। कछुए आमतौर पर अपने 4 पैर हवा में नहीं उठाते। जब वे अपनी पीठ के बल होते हैं, तो वे खुद को पलट नहीं पाते, लेकिन ये गोल्डन मेडिसिनल टर्टल अपनी मर्जी से आगे पीछे पलट सकता था। जब उसने अर्जुन को देखा, तो उसकी सुनहरी मटर जैसी आंखें घूमी, लेकिन वह भागा नहीं। अर्जुन ने आडंबरपूर्ण ढंग से उसे उठाया और इस छोटी चीज को ध्यान से देखा जो 5000 साल से जीवित थी। दीर्घायु का प्रतीक। छोटी चीज बहुत बुद्धिमान थी, मानो उसे पता था कि अर्जुन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसकी सुनहरी छोटी आंखें घूमती रहीं, और यहां तक कि वह अर्जुन के कंधों पर फुर्ती से चढ़ने लगी। हालांकि यह केवल एक वयस्क मनुष्य के सिर के आकार का था, फिर भी अर्जुन उसे उठाते समय एक पल के लिए चौंक गया। इस छोटी चीज का वजन कम से कम 500 जिन था और वह खुद से न रहकर चिल्ला उठा। सारा सार यहाँ संकेंद्रित है। छोटी चीज, भविष्य में तुम्हारा खून निकालने के बहुत सारे मौके होंगे। अर्जुन ने कछुए के सिर पर उंगली मारी और वह तुरंत अपने खोल के अंदर सिमट गया। यह आखिरकार एक कछुआ है। आत्म सुरक्षा के लिए यह इस कौशल में अच्छी तरह प्रशिक्षित है।